बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडिंग के चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 1 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये चैप्टर कंसर्न है स्मूथ मसल के साथ और इस चैप्टर में ज़्यादातर जगहों पे उन्होंने स्मूथ मसल को स्केलेटल मसल के साथ ही कंपेयर किया हुआ है। जैसे पहले पैराग्राफ में आप देखते हैं तो स्मूथ मसल का डायमीटर होता है 1 to 5 माइक्रोमीटर्स और स्मूथ मसल की लेंथ होती है 20 to 500 माइक्रोमीटर्स। ठीक, और फिर साथ ही कंपैरिजन आ गया स्केलेटल मसल के साथ कि स्केलेटल मसल का जो डायमीटर है वो इससे कोई तकरीबन 30 टाइम्स ज़्यादा था और स्केलेटल मसल की जो लेंथ है वो इससे हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। फिर आगे जाते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी दोनों के सिमिलर है। दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन और मायोसिन ही कॉज कर रहे होते हैं। अलबत्ता क्या डिफरेंसेस है वो आगे चैप्टर में हम देखते हैं। फिर आगे आते हैं हम टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल की तरफ। असल में हर ऑर्गन का जो स्मूथ मसल है ना वो कुछ ना कुछ हद तक वेरी कर रहा होता है। किस तरह वेरी कर रहा होता है? फिजिकल डायमेंशन में वेरी कर रहा होता है या वो किस तरह से बंडल्स और शीट्स में ऑर्गेनाइज हुआ है ये चीज़ वेरी कर रही होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे रहा होता है। इनर्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी कर रही होती हैं और इसी तरह से फंक्शन भी वेरी कर रहा होता है। असल में देखिए ना, जगह ही बहुत सारी होती है। यूरिनरी ब्लैडर में भी स्मूथ मसल ही है, ब्लड वेसल में भी स्मूथ मसल है, स्फिंक्टर में भी स्मूथ मसल है। तो उनके फंक्शन या बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ हद तक वेरी कर रही होती है। ब्रॉडली हम दो टाइप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं स्मूथ मसल को, एक मल्टी यूनिट स्मूथ मसल और एक यूनिटरी स्मूथ मसल। ठीक हो गया। अच्छा, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल क्या होता है? इसमें बेसिकली हर मसल फाइबर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसकी अपनी नर्व सप्लाई होती है, उसके इर्द गिर्द एक बेस में मेम्ब्रेन लाइक सब्सटेंस होता है जो कि उसको दूसरे फाइबर से इंसुलेट कर रहा होता है। ठीक है। इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इंडिपेंडेंट है, दूसरे फाइबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल जो है दे आर मोर क्लोजर टू स्केलेटल मसल। इनकी भी कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है नर्व सिग्नल्स। ठीक है। जैसा कि स्केलेटल मसल के अंदर था, कोई नर्व सिग्नल आता था तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ करती थी, जबकि यूनिटरी स्मूथ मसल में अक्सर नॉन नर्वस स्टिमुलस होता है। मसलन कोई ग्लूकोज कंसंट्रेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर गया या कोई नॉन नर्वस स्टिमुलस होता है। समझ में आ रही है ये बात? अच्छा, फिर एग्जांपल्स को आपने जरूर ज़हन में रखना है। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल के जो 3 एग्जांपल्स है वो है सीलियरी मसल ऑफ द आई, आइरिस मसल ऑफ द आई और पाइलो इरेक्टर मसल जो कि आपके हेयर्स की इरेक्शन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक। फिर आते हैं यूनिटरी स्मूथ मसल की तरफ। इसमें सारे मसल फाइबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक ही सिंसीटियम सा फॉर्म हो रहा होता है, इसलिए हम इसको सिंसीटियल स्मूथ मसल भी कहते हैं और वैसे विसरल स्मूथ मसल भी कहते हैं। तो इसमें जो पूरा मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है एज, ये देखिए लिखा भी है, कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है। असल में जो मसल फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस। तो अगर एक मसल फाइबर के अंदर कोई आयंस की चेंज आई है या कोई पोटेंशियल गया या एक मसल फाइबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो वो दूसरे अगले के अंदर भी होगी, उससे अगले के अंदर भी होगी, उससे अगले। तो सारे फाइबर्स चूंकि कनेक्टेड हैं तो इसलिए वो एज अ यूनिट, एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी भी आपने एग्जाम्पल जरूर जेब में रखनी है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के मसल्स, बाइल डक्ट के मसल, यूटरस के और ब्लड वेसल के जो मसल्स हैं वो यूनिटरी स्मूथ मसल होते हैं। अब अगर आपको इनका डिफरेंस आ जाए, जो कि एक बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि डिफरेंस बिटवीन मल्टी यूनिट और यूनिटरी स्मूथ मसल, तो वो मैं आपको मैंने यहाँ पे स्टिकी नोट पेस्ट किया हुआ है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो इनर्वेशन का डिफरेंस है। ठीक है। दूसरा इंडिपेंडेंस का डिफरेंस है, मल्टी यूनिट इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरे नहीं। गैप जंक्शन यूनिटरी में होते हैं और उसमें लोकेशंस आपको बता दिया मैंने दोनों की एग्जांपल्स। डायग्राम ये देखिएगा, इस तरह के डायग्राम आपने बनानी यूनिटरी स्मूथ मसल की और ये डायग्राम है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल की। ठीक है। ये डायग्राम भी आपने बना देनी है डिफरेंस में अगर आ गया तो। उसके अलावा मल्टी यूनिट जो होता है वो ज्यादातर नर्वस स्टिमुलस से कंट्रोल हो रहा है और मल्टी यूनिट में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है मसल फाइबर के अंदर जो कि यूनिटरी मसल फाइबर के अंदर नहीं होती। तो ये डिफरेंसेस आपने जरूर देख लेने हैं। मल्टी यूनिट और यूनिटरी आया तो इतने डिफरेंसेस लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे। आगे चलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म की तरफ। पहले केमिकली देखा जाए तो स्मूथ मसल के अंदर भी होते एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स ही हैं। ठीक। और केमिकल स्टडी से पता चला कि इनका इंटरेक्शन भी सिमिलर होता है जैसा कि स्केलेटल मसल में था, तकरीबन उस तरह का ही होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस यहाँ भी कैल्शियम आयंस ही एक्टिवेट कर रहे हैं और यहाँ भी एटीपी ने टूट के एडीपी बनना है वो वाला, यानी कि एनर्जी भी प्रोवाइड एटीपी ही करेगा। ये चीज़ भी सिमिलर है। एक चीज़ जो डिफरेंट है वो ये, स्केलेटल मसल के अंदर ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स होता है जबकि स्मूथ मसल में ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स नहीं है तो क्या है वो चीज़ हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। तो आगे देखते हैं फिजिकल बेसिस फॉर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन।
लो जी, पहली बात तो ये कि है तो यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन ही, लेकिन इसमें स्ट्राइडेड अरेंजमेंट नहीं होता, यानी स्मूथ मसल के अंदर वो लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं बनते। ठीक है, असल में स्मूथ मसल के अंदर जी लाइन की बजाय डेंस बॉडीज होती हैं। तो मैं आपको वाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ इन दोनों का क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। इस तरह का अरेंजमेंट हुआ करता था आपके स्केलेटल मसल में। ये उसका एक सार्कोमेयर है, तो उसमें आपने देखा कि ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये जी डिस्क के साथ अटैच हुए हुए होते थे, दरमियान में मायोसिन फिलामेंट्स है, तो इस तरह के पास डार्क और लाइट बैंड इसमें बना करते थे। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता था तो दोनों जगह की जो जी डिस्क है वो करीब आ जाती थी, जैसा कि ये वाला सार्कोमेयर है। तो ये तो हो गया स्केलेटल मसल में। जबकि स्मूथ मसल में क्या होता है, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है ये डेंस बॉडीज के साथ लगे हुए, ये देख सकते हैं आप, डेंस बॉडीज है ये। ठीक, और है इन एक्टिन के दरमियान भी उस तरह से मायोसिन नहीं है, ये मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये करीब करीब आ जाएंगी, है वही चीज, लेकिन इसमें ज़ाहिर बात है वो लाइट और डार्क बैंड उस तरह का नहीं बनेगा। अब ये जो डेंस बॉडीज है ये मुख्तलिफ जगह पे सेल पे लगी हुई होती है, जिसकी वजह से एक चीज तो समझ आ गई ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला यूनिट जो है ये छोटा हो जाएगा। तो ये आप देखिएगा इस तरह से उन्होंने आपको एक शो किया है, ये एक डेंस बॉडी, ये एक्टिन फिलामेंट होगी तो मायोसिन फिलामेंट। ठीक, और फिर ये आप देखें फाइबर के अंदर मुख्तलिफ जगह पे डेंस बॉडीज लगी हुई हैं। जब इन सारे मायोसिन फिलामेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, सारी डेंस बॉडीज ने करीब आना है, तो ये ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट करके ये जो आपके पास फाइबर है इसका साइज डिक्रीज कर जाएगा। समझ आ गई बात की? अच्छा, ये बात देख ली, फिर आगे देखते हैं। ये इस पैराग्राफ में भी उन्होंने फिगर 8.2 को डिस्कस किया हुआ है। ये जो फिगर हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, और यहाँ वो यही बता रहे हैं, द डेंस बॉडीज ऑफ स्मूथ मसल सर्व द सेम रोल एज जी डिस्क इन द स्केलेटल मसल। मैंने दिखाया दोनों ने एक्टिन फिलामेंट्स को एंकर किया हुआ था एक तरह से, एक्टिन फिलामेंट्स उनसे ओरिजिनेट हो रहे थे। ठीक है, यहाँ भी एक्टिन फिलामेंट के अंदर मायोसिन मौजूद होगी और कॉन्ट्रैक्शन वही करवा रही होगी, लेकिन अलबत्ता वो डार्क और लाइट बैंड उस तरह के नहीं बन रहे होंगे, सार्कोमेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा। ये चीज़ आपने देख ली। अच्छा, मायोसिन के अंदर यहाँ पे साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस होते हैं, यह चीज़ खास स्मूथ मसल के लिए ये आपने ध्यान में रखनी है। साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस स्मूथ मसल में होते हैं, और इसका फायदा क्या होता है, साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस की वजह से जो एक्सटेंट ऑफ कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे उन्होंने आपको बताया स्मूथ मसल सेल्स जो नहीं, बल्कि मैं आपको पीछे से रीड करके सुनाता हूँ। इट अलाउज स्मूथ मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज मच एज 80% ऑफ देयर लेंथ इंस्टेड ऑफ बीइंग लिमिटेड टू 30। स्केलेटल मसल में कितना था 30%, और इसमें कितना है 80%। अपनी लेंथ का 80% जितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन क्यों है? ड्यू टू साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस स्मूथ मसल में होते हैं। फंक्शन क्या है इनका? ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कॉज करना। और वाइस वर्सा कोई पूछ ले कि जो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन ये किस वजह से है, तो साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है आपने। आगे आता है कंपैरिजन ऑफ स्मूथ एंड स्केलेटल, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैंने ये बात आपको शुरू में बताई थी। इस चैप्टर में ज्यादा जगहों पे उन्होंने स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल को कंपेयर ही किया है। ठीक है, जहाँ पे कोई स्मूथ मसल की बात बताते हैं, कहते हैं ये स्केलेटल मसल में इस तरह थी। एक बहुत बड़ा डिफरेंस तो आपने ध्यान में रखना है, वो है टाइम का, कि स्केलेटल मसल बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता था, बहुत जल्दी रिलैक्स करता था, जबकि स्मूथ मसल सुकून से कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकून से रिलैक्स करता है। तो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रैपिडली थी और स्मूथ मसल की प्रोलॉन्ग्ड होती है। ठीक हो गया। अब किस तरह से एक एक चीज़ में ये टाइम का डिफरेंस आ रहा है, एक एक चीज़ में स्केलेटल मसल जल्दी काम कर रहा था, स्मूथ मसल लेट काम कर रहा था, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है स्लो साइकिलिंग ऑफ मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस। अच्छा, ये साइकिलिंग क्या है? आपको याद होगा मायोसिन क्रॉस ब्रिज का एक साइकिल था जिसपे वो यू पावर स्ट्रोक किया करता था, फिर डिस्चार्ज होता था, वापस जाया करता था विद द हेल्प ऑफ एटीपी, और फिर दोबारा यू करता था। तो एटीपी की हेल्प से ये एक साइकिल चला करता था आपके पास मायोसिन क्रॉस ब्रिज का। ये जो साइकिल चलता है दिस इज मच रैपिड इन स्केलेटल मसल्स और मच स्लोअर इन स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल में बहुत जल्दी हो रहा होता है, स्मूथ मसल में बहुत स्लो हो रहा होता है। स्मूथ मसल में क्यों बहुत स्लो हो रहा होता है? शायद वो जो एटीपेज एक्टिविटी है ना, जिसमें एटीपी से एनर्जी निकाल के मायोसिन क्रॉस ब्रिज को दी जाती थी, ये एक्टिविटी काफ़ी स्लो होती है, काफ़ी कम होती है इन स्मूथ मसल्स। समझ आ गया? इसलिए स्लो होती है। अच्छा, एक और बात वो ये कि चूंकि स्मूथ मसल में ये एक्टिविटी स्लो है, इसलिए मायोसिन क्रॉस ब्रिज ज़्यादा देर के लिए एक्टिव के साथ अटैच रहेगा। जब ज़्यादा देर के लिए अटैच रहेगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगी। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर,
एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है, ये चीज़ भी आपने पहले पढ़ी थी कि एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल के अंदर 80% होती है जबकि इसके अंदर 30% होती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्केलेटल मसल के अंदर रैपिड हो रही है, मतलब इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यूं रैपिड है, फोर्स कम है और छोटी कॉन्ट्रैक्शन है, जबकि स्मूथ मसल के अंदर स्लो हो रही है, फोर्सफुल हो रही है और ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। यहां तक आ गया है, समझ आ गई है बात की। स्केलेटल मसल की इस तरह रैपिड बट लेस और स्मूथ मसल की स्लो लेकिन ज्यादा, यूं। ठीक है कोई बात। अब आगे हम चलते हैं लो एनर्जी रिक्वायरमेंट की तरफ। अगर एक स्केलेटल मसल और एक स्मूथ मसल के अंदर सेम टेंशन मेंटेन की जाए तो स्केलेटल मसल तकरीबन 10 से 300 गुना तक ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। ठीक है, उसकी वजह भी शायद स्मूथ मसल की ये स्लो साइकिलिंग ही है कि एक साइकिल में तो एक एटीपी लग रही है ना, तो स्मूथ मसल का साइकिल काफी स्लो है, तो स्मूथ मसल के अंदर मायोसिन काफी देर तक अटैच रहता है एक्टिन के अंदर, जबकि स्केलेटल मसल के अंदर साइकिल ने तेज तेज चलता रहना है, ढेरों ढेर एटीपी यूज करते रहनी है एक्टिन उसी टेंशन को मेंटेन करने के लिए। तो शुक्र है स्मूथ मसल कम एनर्जी यूज करता है। ये जो इसका कम यूज ऑफ एनर्जी है ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस का अमल है, क्योंकि अगर स्मूथ मसल ज्यादा एनर्जी यूज करता तो हम तो गए थे भाई। आपको पता है नॉर्मल रूटीन के अंदर भी आपको जो स्फिंक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। हमारा ये जो GIT है इसके अंदर हवक पेरिस्टालसिस चलता ही रहता है, ब्लड वेसल। तो स्मूथ मसल तो इतने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर ये ज्यादा एनर्जी लेते होते तो हमारी बॉडी की एनर्जी बहुत ज्यादा यूज हो जाती। तो ये जो इसकी एफिशिएंसी है स्मूथ मसल की या लेस एनर्जी यूज करती है, दिस इज वेरी मच बेनिफिशियल। आगे चलते हैं स्लोनेस ऑफ ऑनसेट, कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो रही है वो भी स्लो होती है स्मूथ मसल के अंदर एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल। ठीक है, इसमें जब आपने स्मूथ मसल करना है कॉन्ट्रैक्ट करो, उसका कोई 0.1 सेकेंड यानी 100 मिली सेकेंड बाद जाके उसको होश आना है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, और फिर फुल कॉन्ट्रैक्शन में उसको तकरीबन 0.5 सेकेंड लग जाने हैं। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर रिलैक्स होने में भी उसको तकरीबन 1 to 2 सेकेंड लग जाने हैं। तो टोटल कॉन्ट्रैक्शन को देखा जाए तो स्मूथ मसल के अंदर 1 to 3 सेकेंड लग जाते हैं, जबकि स्केलेटल मसल के अंदर इससे तकरीबन 30 टाइम्स लेस टाइम लगा था। लेकिन वैसे स्मूथ मसल के अंदर इतनी वेरिएशन है कि स्मूथ मसल का टोटल कॉन्ट्रैक्शन टाइम 0.2 सेकेंड जितना कम भी हो सकता है और ज्यादा होने को तकरीबन 30 सेकेंड्स तक भी हो सकता है स्मूथ मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन टाइम। बहरहाल ये बात पक्की है कि स्मूथ मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन टाइम है वो स्लो है। क्यों स्लो है? वही वजह है कि चूंकि मायोसिन की साइकिलिंग स्लो होती है, मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट स्लोली करता है, इसलिए मसल भी कॉन्ट्रैक्ट स्लोली कर रहा होता है। ठीक हो गया। फिर आगे चलते हैं मैक्सिमम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्मूथ मसल की ज्यादा होती है क्योंकि मायोसिन ज्यादा देर तक अटैच रहता है एक्टिन के साथ, इसलिए फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्मूथ मसल के अंदर ज्यादा होती है। बेसिकली यहाँ पे जो 2-3 बातें मैंने बताई थी ना, वही बातें आगे उन्होंने अलग अलग पैराग्राफ में बताई हुई है आपको कि टाइम किसको ज्यादा लग रहा है, स्मूथ मसल को, फोर्स किसकी ज्यादा है, स्मूथ मसल की। लो जी, फिर आ गया स्मूथ मसल का शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है लैच मैकेनिज्म। ये स्मूथ मसल के चैप्टर की शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो मैकेनिज्म है जो स्मूथ मसल को प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। यानी अगर आप स्मूथ मसल से कहो ना कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्टेड ही रहना काफी देर तक, तो स्मूथ मसल बहुत थोड़ी एनर्जी यूज करता है, जबकि अगर आप स्केलेटल मसल से कहोगे आपने कॉन्ट्रैक्टेड ही रहना है तो स्केलेटल मसल बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करता है। इसको हम कहते हैं लैच मैकेनिज्म। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल। ये खासतौर पे यूनिटरी टाइप ऑफ स्मूथ मसल के अंदर ज्यादा पाया जा रहा होता है। ये क्या चीज है, इसको हम व्हाइट बोर्ड पे यूरिनरी ब्लैडर के एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, पहले तो देखें ना टायर को। जब हम किसी टायर के अंदर हवा भरवाते हैं तो क्या टायर बड़ा हो जाता है? नहीं, बल्कि हम कहते हैं हवा का प्रेशर, टायर का अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो हवा का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, यानी अब टायर की वॉल्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है। इसी तरह से जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन इंक्रीज करता है या उसके अंदर फ्लूइड इंक्रीज करता है तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है जिसके अंदर ये स्मूथ मसल मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर 200 ml ऑफ फ्लूइड मौजूद था। ठीक, फ्लूइड इंक्रीज कर गया, फ्लूइड हो गया आपके पास 250 ml, तो क्या होगा, इसकी वॉल्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाएगा, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। ये जो वॉल्स हैं ये बड़ी सियानी है, ये जब देखती रहेंगे प्रेशर बढ़ गया है तो ये मसल थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। तो ये आपने देखा कि यूरिनरी ब्लैडर का साइज जो है वो इंक्रीज कर गया।
ठीक, यानी ये मसल्स जो है ये रिलैक्स हुए और साइज इंक्रीज हो गया। अब दोबारा इसके अंदर प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो गया होगा। सही, तो हुआ ये कि अंदर स्ट्रेस पड़ा और स्ट्रेस की वजह से रिलैक्सेशन हो गई, इसको हमने कह दिया स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। ठीक, अब रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म क्या होता है वो भी देखिएगा। अब इसके अंदर प्रेशर नॉर्मल है, अब अगर दोबारा फ्लूइड कम हो जाए और फ्लूइड मोहतरम 250 की बजाय 150 हो जाए तो इसके अंदर प्रेशर बहुत डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और इसका साइज दोबारा छोटा हो जाएगा। यानी प्रेशर डिक्रीज हो गया तो साइज दोबारा छोटा हो जाएगा, इसे हम कहते हैं रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्ट्रेस की वजह से जो रिलैक्स किया वो था स्ट्रेस रिलैक्सेशन, और स्ट्रेस कम होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको आप कहते हैं रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। तो ये था आपके पास स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म ऑफ स्मूथ मसल। ठीक होगा, यहाँ भी यूनिवर्सल बैटर की एग्जाम्पल यूज हुई है और फिर उन्होंने रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन को भी एक्सप्लेन किया हुआ, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। आगे जाते हैं रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाय कैल्शियम आयंस। कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट स्केलेटल मसल में भी कैल्शियम आयंस ही कर रहे थे, यहाँ स्मूथ मसल में भी कैल्शियम आयंस ही कर रहे हैं। लेकिन स्केलेटल मसल में तो कैल्शियम आयंस जाके ट्रोपोनिन पे अटैच हो जाया करते थे, जबकि स्मूथ मसल में तो ट्रोपोनिन है ही नहीं। ठीक है, तो फिर स्मूथ मसल में क्या चीज़ है, क्या मैकेनिज्म है, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्मूथ मसल में ट्रोपोनिन की बजाय कलमोडलिन मौजूद होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रखना है। जिस तरह पहले हमने पढ़ा था कि जी डिस्क की जगह स्मूथ मसल में डेंस बॉडीज होती हैं, इसी तरह अब हम पढ़ रहे हैं कि ट्रोपोनिन की जगह स्मूथ मसल में कलमोडलिन होता है। ठीक हो गया, अब मैकेनिज्म आगे उन्होंने 4 पॉइंट्स पर डिस्कस किया और पहले हम डायग्राम से देखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट ये है कैल्शियम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से अंदर एंटर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है ये कैल्शियम रिवर्सिबली अटैच हो गया कलमोडलिन के साथ और फॉर्म हो गया कैल्शियम कलमोडलिन कॉम्प्लेक्स। तीसरा पॉइंट ये है इस कैल्शियम कलमोडलिन कॉम्प्लेक्स ने मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया, यानी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और चौथे पॉइंट में ये जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है ये मायोसिन हेड को फॉस्फोराइलेट कर रहा है। आप देखते हैं वो एटीपी से फॉस्फोरस लेता है और फिर मायोसिन हेड को फॉस्फोराइलेट कर देता है। बेसिकली मायोसिन हेड की जो लाइट चेंज होती है ना, आपको पता है ना मायोसिन हेड के अंदर 2 लाइट चेंज होती हैं, तो एक लाइट चेन फॉस्फोराइलेट हो जाती है, उस लाइट चेन को हम कहते हैं रेगुलेटरी चेन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं वन ऑफ द लाइट चेन्स ऑफ ईच मायोसिन हेड कॉल्ड द रेगुलेटरी चेन बिकम फॉस्फोराइलेटेड। जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाती है तो मायोसिन हेड काम करना शुरू कर देते हैं। अगर ये फॉस्फोराइलेट नहीं हुई होगी तो मायोसिन हेड काम नहीं करेगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी, ये 4 पॉइंट उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए थे, इसमें कोई एज सच डिफिकल्टी नहीं थी। ठीक हो गया, अच्छा फिर इसका अगर इसका रिवर्स देखें तो रिवर्स में क्या होगा, ये फॉस्फेट यहाँ से ये जो फॉस्फोराइलेट हुआ था ये फॉस्फोराइलेशन ख़त्म होगी, मायोसिन फॉस्फेटेज इसको ख़त्म करेगा। ठीक है, फॉस्फोराइलेट कौन कर रहा था, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, और डीफॉस्फोराइलेट कौन कर रहा है, मायोसिन फॉस्फेटेज। ये जब डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी तो कैल्शियम कलमोडलिन कॉम्प्लेक्स भी टूट जाएगा, कलमोडलिन अलग कैल्शियम अलग, और कैल्शियम बाहर निकल जाएगी और अल्टीमेटली ये जो सेल है या स्मूथ मसल है वो रिलैक्स। बाकी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट के एंड में मैंने तकरीबन 25 डिफरेंसेस लिखे हुए स्केलेटल और स्मूथ मसल के, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक पार्ट 1 की वीडियो थी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए। अल्लाह हाफिज़।